हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे अपना जो हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसी का जो है नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इसमें भी हमारे जो है आपको कुछ ना कुछ थ्योरी क्लास ही मिलेगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने बताया था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको हाईलाइट करके आप लोगों को थ्योरी की तरह पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा। पारिवारिक जीवन की समस्या जिससे कि व्यवस्थापन समस्या भी शामिल है। इसी में हम इसको जानने व समझने का महत्व पारिवारिक जीवन चक्र की धारणा से समझेंगे। प्रत्येक परिवार व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है किंतु यह अपने जीवन इतिहास में समान अवस्थाओं से गुजरता है। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर जो है आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ग्रास और कैंडल बहुत जो है इनकी परिभाषाएं आपको होम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्या कहा है, परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से आरंभ होता है। अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है और अंत में वह फिर दो वृद्ध व्यक्तियों पर आकर रुक जाता है। जीवन चक्र को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कई कारण हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं। पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का महत्व इसलिए है कि यह परिवार की आवश्यकता को बताता है। प्रत्येक अवस्था में आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं। जीवन चक्र की अवधारणा में परिवार के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में लगने वाले साधनों के बहाव को भविष्यवाणी कहते हैं। किसी विशिष्ट समय में घर के व्यवस्थापन हेतु की जाने वाली क्रियाएं कई तत्वों पर निर्भर होती हैं। इन क्रियाओं के निर्धारण में परिवार का संगठन एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। वैसे इससे इस टॉपिक से कोई चीज़ ज़्यादातर प्रश्न नहीं उठे, वो जीवन जो है जो भी हमारे स्टेज हैं या स्टेप कह सकते हैं चरण से उठा, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। हर चीज़ हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो क्या देख लेते हैं कि परिवार को अपने संपूर्ण जीवन में कई उत्तरदायित्व पूर्ण करने पड़ते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में बच्चों की दिन प्रतिदिन देखभाल, शिक्षा, वृद्ध सदस्यों की देखभाल, सेवा सुरक्षा आदि कार्य उनके जो है माता पिता उनके बच्चों की समस्याएं आदि को जानने व सुलझाने हेतु पारिवारिक जीवन चक्र को देखने की हमें अत्यधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे जीवन स्तर हेतु योजना बनाने व उसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य के लिए पारिवारिक जीवन चक्र का ज्ञान होना आवश्यक है। दीर्घकालीन उद्देश्यों हेतु योजना बनाने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को जानना आवश्यक है। अब देखिए विग्लो, ये जो है इनकी प्रिपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विग्लो के अनुसार किसी भी परिवार की किसी भी दी गई पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग होता है और यह इसी पर निर्भर भी करता है। अब देख लेते हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो है जो भी हमारा जीवन चक्र है उसका विश्लेषण कैसे होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक परिवार, दूसरा है विस्तृत परिवार, तीसरा है संकुचित परिवार। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इन अवस्थाओं को आगे चल करके संशोधित किया गया है और 9 उप अवस्थाओं को बताया गया है जिनमें 8 को माना गया है। यह मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और उप अवस्थाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। मुख्य में हमारा देखिए अवस्था क्या है, प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित, ये आ जाता है और उप अवस्था इसकी देख लेते हैं, यही से प्रश्न बनते हैं। स्थापत्य काल पहला होता है हमारा स्थापत्य काल, फिर है विस्तृत, जब बढ़ने लगता है परिवार धीरे धीरे तब क्या होता है उसमें शिशुपालन और बच्चों को स्कूल पूर्व की अवस्था, फिर उनके विद्यालय की अवस्था है ना, चाहे प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय जो प्रारंभ होता है बच्चों का उसकी अवस्था, फिर उच्चतर विद्यालय, फिर महाविद्यालय, इतने में बांट दिया गया है। बच्चे पढ़ लिख कर हमको उनकी उच्च शिक्षा तक की पूर्ण कर देते हैं। तो ये हमारी इतनी अवस्थाएं तीनों दूसरी अवस्था में आ जाती हैं। फिर अगला है हमारा जो इसमें एक मिनट जो हमारी संकुचित परिवार हैं उसकी अवस्थाएं देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों के व्यवसायिक समायोजन का काल, जब बच्चे व्यवसाय अपना शिक्षा जब प्राप्त कर लेते हैं तो व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर हमारा आर्थिक पुनर्योजन का काल, इसके बाद हमारा क्या होता है सेवानिवृत्ति। इस तरह से 8 हमारी उपअवस्थाएं हैं, इनको बांट दिया गया है। और इस सेवानिवृत्ति या जो है आखिरी वाले काल को क्या कहा गया है, खाली घोषला की पदवी दी गई है क्योंकि बच्चे अपना अपना सेटल हो जाते हैं। तो जहाँ से एक दाम्पत्य ने अपना परिवार शुरू किया था वहीं पर आकर वो
फिर रुक जाता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं और वो 2 लोग फिर बचते हैं। फिर इसके बाद देख लीजिए इरिन ओपहीन ने पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई। बस ये याद रखना कि जैसे विगलो ने 8 अवस्थाएं उप अवस्थाएं बताई, इसी तरह से इरिन ओपहीन ने 4 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। एक अकेला व्यक्ति होता है पहला। फिर दूसरी अवस्था है कि नवदंपति जब विवाह करके वो अपने परिवार को शुरू करता है, उसी नवदंपति को ही स्थापत्य काल कहते हैं। फिर है हमारा विस्तृत परिवार सॉरी विस्तृत परिवार हो जाता है। फिर इसके बाद विस्तृत परिवार में ही हम क्या करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा, फिर बच्चों को हम उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। फिर हमारी आखिरी परिवार जो है अवस्था क्या हो जाती है, संकुचित परिवार की। वही संकुचित परिवार या खाली घोंसला ऐसे करके जो लास्ट स्टेज होती है। इसी तरह से इरिन ओपहीन ने हमारे जीवन की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं। यद्यपि सभी परिवार की इन आवश्यकताओं या अवस्थाओं में जो है हम इसको जानेंगे, उसकी गतिविधियाँ काफ़ी समान होती है, किंतु फिर भी 2 व्यक्ति जैसे होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं या अभिरुचियों के कारण इनमें काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पूर्व स्कूल अवस्था में सभी पालक मतलब जो भी गार्जियन होते हैं अपने बच्चों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं, किंतु सभी पालक अपने बच्चों की देखरेख एक ही तरीके से नहीं करती। कुछ माताएं अपने बच्चों की देखरेख स्वयं करती, कुछ नर्सरी भेजती, कुछ नौकरों से करवाती है। एक समूह बनाकर बच्चों की देखरेख करती है। पारिवारिक जीवन चक्र की भिन्न आवश्यकताओं में विशिष्ट मांग भी है। 3 अवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं को चर्चा करने से पूर्व हम इनके व्यवस्थापन व अवस्था में साधन जो भी उसकी परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम, ये जो विगलो ने दिया है इसको एक बार आप कहीं न कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि विगलो ने संशोधित करके 9 अवस्थाओं को बताया था, जिसमें से 8 मानी गई। ठीक है, तो ये हमारी 3 है, प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित। यहाँ से प्रश्न और प्रारंभिक के अंतर्गत आ जाता है पहला स्थापत्य काल, फिर जैसे दूसरा विस्तृत है तो इसमें शिशुपालन या स्कूल पूर्व, प्राथमिक, उच्चतर और महाविद्यालय तक की ये दूसरी अवस्था में आ जाती है, विस्तृत में आ जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जो उच्चतर विद्यालय बच्चों की अवस्था है तो वो कौन सी अवस्था में आता है, तो कौन से आता है, वो विस्तृत परिवार में आ जाता है। या जगह कि बच्चों का व्यावसायिक समायोजन काल किस वर्ग में आता है, तो वो संकुचित परिवार वाले स्टेज में आता है। इस तरह से हम सारी याद कर लेंगे। फिर इसके बाद इरिन ओपहीन ने 4 अवस्थाएं बताई, ये भी हम रिपीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पारिवारिक जीवन चक्र का कह सकते हैं टॉपिक समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न जरूर परीक्षा से देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं 110%, क्योंकि 2021 में भी इससे 2-3 प्रश्न बने थे। एक आ गया था आपका TMU टाइम मैनेजमेंट यूनिट से आया था कि 1 सेकंड का या 1 मिनट का ऐसे करके आया था, और एक पोछा लगाना कौन सा कार्य है। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको हम समझते हैं ध्यानपूर्वक, बिल्कुल आराम के साथ। देखते हैं कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, समझ में आ ही रहा है सब लोगों को। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसमें हम सुधार करेंगे। कार्य को सरल तरीके से करना, यही हमारा है कार्य सरलीकरण। ठीक है ना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है, वह समय व शक्ति को व्यय कम करने की कोशिश करता है, वही कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है। कार्य करने की विधि में लगाया गया समय व शक्ति अधिकांशतः हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे वह शीघ्रता से सुविधाजनक विधि से संपन्न हो सके। अब इसका ये मतलब नहीं कि शीघ्रता से कर दो, जल्दी जल्दी हमने कर दिया लेकिन कार्य की गुणवत्ता को नहीं देखा। अगर कार्य जल्दी से हो गया लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तब वो हमारा कार्य सरलीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। तात्पर्य है कि कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, वो उत्तम किस्म का होना भी चाहिए, और जितना कम से कम समय कम से कम पैसा रहे। इस तरह से हम जो है कार्य सरलीकरण को संपादित करते हैं। देखिए परिभाषा देख लेते हैं, कुछ और परिभाषाएं हैं। पहली है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार देख लेते हैं। कैंडल ने क्या बताया है, कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया जाता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है निर्धारित समय व शक्ति में जो है अधिक कार्य संपादित करना, या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना। इस प्रकार ग्रास एवं कैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या 2 बातें जो है जोड़ी हैं। कौन कौन सी?
या तो निश्चित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना, या कार्य की निश्चितता जो भी निश्चित मात्रा करने है तो समय व शक्ति की कम मात्रा उपयोग करना। यही दो चीज़ें बताई हैं। फिर देख लेते हैं राजमल पी देवदास के अकॉर्डिंग क्या है। इन्होंने क्या बताया है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की जो तकनीक है उसी को हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। सबसे सीधी और कम शब्दों में सटीक परिभाषा। फिर अगली है निकोलम डार्सी ने क्या बताया है, इसको भी हम देखिए आइए समझ लेते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि का सचेत पूर्वक खोज करना, या सचेतता पूर्वक उसको हम हल निकाल लेंगे। फिर देख लीजिए परिभाषा से तो प्रश्न फिर भी कम ही आता है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। वैसे भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बस सिर्फ प्रश्न ही करवाते रहेंगे, लेकिन मानना ये है कि अभी आपके पास समय है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर ले रहे हैं, कहीं अगर आप ऐप में कोर्स लेते हैं तो उस तरह से आप उसको थ्योरी को बड़ी इंटरेस्ट तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको जब फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड हो रही तो आप थ्योरी देखिए, थोड़ा समय दीजिए, थ्योरी को पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, आपका प्रश्न कहीं से भी आएगा वो गलत नहीं होगा। इस तरह देख लेते हैं हम। कार्य करने की विधियों में सुधार आंशिक रूप से सामान्यतः ज्ञान द्वारा, मुख्यतः प्रयोगशाला अनुसंधान द्वारा हुआ है। इसकी कुछ विधियां हैं जो स्पष्टतः शक्ति के वे में सुधार करती हैं। यद्यपि प्रयोगशाला विधियां न केवल धीमी हैं वरन खर्चीली भी हैं, साथ ही घरेलू अनुसंधानों के लिए बहुत थोड़ा धन उपलब्ध है। जिन परिस्थितियों में परिणाम निकाला जाता है वह भिन्न भिन्न होता है और बाजार में नए नए उत्पादों और उपकरणों से आने के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। देख लेते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। देखिए ऐसे प्रश्न है कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीक है, तो मुख्य कितनी प्रकार की है, तो दो। पहली कौन सी, औपचारिक। दूसरी हम क्या कह सकते हैं, पेन और पेंसिल। औपचारिक से अनौपचारिक से नहीं जुड़ जाइएगा। पहली हमारी औपचारिक फॉर्मल टेक्निक, फिर दूसरी है पेन और पेंसिल टेक्निक, पेन एंड पेंसिल टेक्निक। इस तरह से देख लेते हैं कार्य सरलीकरण की जो तकनीक। हम देखते हैं पहले औपचारिक का देख लेते हैं, फिर जो है अगला देखेंगे हम। पहले औपचारिक में हमारे कितने आ जाते हैं, 4। देखिए दोनों में जो सिमिलर चीज़ें हैं वो हम पहले बता दें कि इनमें भी 4 पार्ट हैं और इसमें भी 4 पार्ट हैं। औपचारिक में पहला हमारा है माइक्रोमोशन फिल्म अवशेषण विश्लेषण, फिर है साइकिल ग्राफ विधि, इसको हम देख लेते हैं। फिर तीसरा है मेमो मोशन अध्ययन, फिर चौथा है स्टॉपवॉच तकनीक, है ना। इस तरह से हम ये देख लेते हैं अपनी औपचारिक तकनीक के बारे में। फिर देखिए इसका देख लेते हैं पेन और पेंसिल तकनीक। तो देखिए अगर नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो आप इतना हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जब पेन और पेंसिल, तो देखिए इसमें सब में चार्ट है। पहला है प्रोसेस चार्ट, फिर है ऑपरेशन चार्ट, फिर है मल्टीमन चार्ट, फिर है पाथवे चार्ट। तो जैसे मान लीजिए आ जाए कि ऑपरेशन चार्ट किस तकनीक के अंतर्गत आता है, औपचारिक के कि पेन पेंसिल के, तो सीधी बात है आप समझ लीजिए जितने भी चार्ट होंगे तो हम उसको पेन पेंसिल की सहायता के बगैर तो बना नहीं सकते। इसलिए आप ये ट्रिक, क्योंकि जो है छोटी छोटी चीज़ें हमको अगर मतलब किसी चीज़ से जोड़ लेते तो वो जीवन भर याद रहती हैं। तो जितने भी चार्ट वाले प्रोसेस हैं वो हमारे पेन पेंसिल तकनीक में आते हैं, बाकी जितने बच्चे वो औपचारिक तकनीक में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस, ऑपरेशन, मल्टीमन, पाथवे चार्ट, ये सब। और इनको जो है एक और चीज़ है, अभी आगे हम पढ़ते हैं औपचारिक तकनीक। औपचारिक तकनीक का प्रयोग क्या है, प्रयोगशाला तकनीक होती है, क्योंकि इसको हम घर में नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य औपचारिक तकनीक कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी जो है हमने ऊपर चारों बताई उसको भी हम एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं। माइक्रोमोशन में क्या होता है, माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण प्राथमिक रूप से शोध तकनीक के और इससे शोध द्वारा प्राप्त परिणामों को फिल्माया जाता है। कार्य व गति चित्र सामान्य स्थितियाँ संपन्न किया जाता है और उसका एक स्थायी रिकॉर्ड बनाया जाता है। जो विश्लेषण और चार्ट द्वारा यह देखा जाता है कि क्रिया में हाथ और शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार प्रयोग में लाई जा रही हैं। इसमें समय उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत जिसके माध्यम से कार्यकर्ता की प्रत्येक गति को हम बिल्कुल सही रूप से रिकॉर्ड करते हैं, और ये प्रयोगशाला में ही संभव है। फिर है साइकिल ग्राफ विधि। यह फोटोमार्फिक यंत्र है जिसका उपयोग किसी कार्य को करने के लिए जो है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो भी गतियाँ हैं उसके प्रकार, उसका अध्ययन इसी में किया जाता है। जब इसे शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है तो यह भाग
जो है क्या होता है, उस भाग की क्रियाओं को बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र द्वारा उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। तात्पर्य कि किए जाने वाले कार्य के परिणाम को रिकॉर्ड में यह देखा जाता है कि कार्य सरल एवं लयपूर्ण या अलयपूर्ण था, है ना, मतलब लयपूर्ण किया या अलयपूर्ण था। यह एक प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा यह सीखा जाता है कि किस प्रकार गतियों में काम किया जाए तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। साइकिल ग्राफ विधि में एक नया यंत्र खोजा गया है। वो यंत्र कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोसाइकिल ग्राफ। इसमें दोनों हाथों के बीच की उंगलियों पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है जिससे किए जाने वाले कार्य का फोटो लिया जाता है और फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट है मेमो मोशन का अध्ययन, हम देख लेते हैं। इस अध्ययन में विश्लेषण को सरलीकृत किया जाता है और कुल गतियों पर प्रकाश डाला जाता है। फिल्म का विश्लेषण प्रतीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसमें भी समय को नापने हेतु उपकरण का प्रयोग करते हैं या फिर फ्रेम की गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट है स्टॉप वॉच तकनीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसलिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने से पहले लिख दिया है, इसको आप ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। इस तकनीक में सेकंड के भागों और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया जाता है। कई स्तर के तथ्य स्थापित हो चुके होते हैं, अतः इस विधि में तत्वों के वास्तविक समय को ज्ञात करने के लिए बहुत थोड़े समय की आवश्यकता होती है। और यहीं से प्रश्न 2021 में आया था, कौन सा, कि जो है समय मापक इकाई कौन सी है, तो क्या है हमारी TMU यानी कि टाइम मेजरमेंट यूनिट, है ना, ये हमारे इकाई है। फिर इसके बाद एक प्रश्न और भी आया था कि 1 मिनट का कितना भाग होता है, तो इसमें जो भी प्रदर्शित किया गया है, 1 TMU का 1 सेकंड होता है 0.036 भाग और 1 मिनट का होता है 0.0006 भाग। गतियों के समय में एकदम सही परीक्षण के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं जिससे 1 मिनट का कितना भाग नाप सकते हैं हम, 0.000133 भाग को भी नापा जा सकता है जो है। और ये जितनी भी जो है आपको हम यूनिट दिखाएं, जितनी भी चीज़ें, इसको चाहे आप वन लाइनर की तरह या थ्योरी की तरह नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर देख लेते हैं अपना पेन और पेंसिल तकनीक। इसमें भी जो है बहुत सारे जितने भी चार्ट है उनका प्रयोग होता है ना। कार्य सरलीकरण के संबंध में रुचि उत्पन्न करने हेतु अनेक प्रकार की विधियां हैं। उसमें भी जो है प्रोसेस, ऑपरेशन, मल्टीमेन, पाथवे, कई तरीके के चार्ट हैं। तो इसको क्या करते हैं, घरेलू कार्य के वास्तविक शोध में भी सम्मिलित किया जाता है। तो हम देखिए पहला समझते हैं अपना, है हमारा प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। यह एक संपूर्ण शोध है। कार्यकर्ता की क्रियाशीलता साधारण वर्णन से इस बात से भिन्न है कि इसमें चरणों को तुरंत प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ एवं कैंडल द्वारा उद्योगों में बताया गया है। कुछ अलग अलग प्रतीक हैं जो कि अग्रलिखित हैं या नीचे लिखे हुए हैं। हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रतीक हैं, ठीक है। आप इसको भी कहीं ना कहीं, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रतीक इधर देखिए सिंबल बने हुए हैं और इधर उसका बारे में लिखा है। ये जो आपका ये प्रतीक है पहला, जो जीरो की तरह बना हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति को प्रदर्शित करता है। फिर एक देखिए थोड़ा बड़ा सा गोला बना हुआ है, ये हमारी क्रिया को दर्शाता है कि हम कैसा कार्य किस स्थिति में और किस स्पीड में कर रहे हैं, ये वो दर्शाता है। फिर अगला देखिए ये जो हमारा वर्ग की तरह बना हुआ है, ये सिंबल हमारा क्या दर्शाता है, तो जैसे कहीं भी ये सिंबल है तो इसका मतलब है कि गुण या मात्रा का निरीक्षण करना, ये चीज़ ये सिंबल हमारा दर्शाता है। फिर जो ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज कह सकते हैं उल्टा, तो ये क्या होता है, कार्य में डिले हमने कर दिया, यानी कि रुकावट, कुछ समय के लिए रुकावट को ये प्रदर्शित करता है। फिर देखिए आखिरी जो चिन्ह है, ये जो गोला बना हुआ है और पूरा ब्लैक ब्लैक भरा हुआ है, अगर ये देखिए ऊपर का देखिए गोला, ये प्रतीक जो है एक स्थान से गति, और जो ये भरा हुआ है ये क्या दर्शाता है, क्रिया और गति साथ साथ दोनों को, यानी कि इस तरह भी कह सकते हैं या ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा गोला एक साथ दो कार्यों को दर्शाता है, और चारों चिन्ह बना देंगे 4-5, तो कौन सा चिन्ह एक साथ दो कार्यों को दर्शाता है, तो यही वाला हमारा चिन्ह जो कि पूरा फिल है वही दर्शाता है एक साथ दो कार्य किए गए हैं, ठीक है। फिर इस तरह से हम देखते हैं छोटा व्रत ऐसे दिख ले विश्लेषण भी लिखा हुआ जो कि हम समझाते ही चले थे। छोटा व्रत दर्शाता है कि कार्य करते कहीं जा रहा है, बड़ा व्रत दर्शाता है कि कार्य जो है कार्यकर्ता खड़ा है, हाथों से कार्य कर रहा है, चौकोर दर्शाता है कि निरीक्षण कर रहा है, त्रिभुज दर्शाता है कि कार्य नहीं हो रहा है। फिर मिश्रित जो चिन्ह है यानी कि जो फिल है
वो दर्शाता है कि वह चल भी रहा है और हाथ से कार्य भी कर रहा है। इस तरह से चिन्हों को हम विश्लेषण कर लिए। फिर हमारा देखिए अगला है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, केवल इसमें यह भिन्नता होती है कि इसमें पूर्ण क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की गति या क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। और छोटा वृत्त अर्थात भुजाओं की गति, बड़ा वृत्त उंगलियों की गति को दर्शाता है। त्रिभुज जो होता है वो उंगलियों दोनों कार्यों का आलस है ना, क्योंकि रुकावट को दर्शाता है। प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल की आवश्यकता इसमें होती है। व्यवहारिक रूप से फिल्म विश्लेषण को छोड़कर दोनों हाथों की एकदम सही गति का ऑपरेशन चार्ट बनाना असंभव है। प्रत्येक हाथ का अलग अलग निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए और दोनों की क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, विशेष रूप से रुकावट है ना। ये चित्र भी देखिए बना हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ऑपरेशन चार्ट। तो इसमें देखिए ऑपरेशन चार्ट में हमारा बाएं हाथ के कार्य दिए हुए हैं और दाएं हाथ के है ना। बाएं में क्या है, चरण भी है, विवरण भी। छिले हुए आलू पकाना, पकने के लिए बर्तनों में डालने हेतु उठाना, आलू बर्तन में डालना, हाथ बर्तन से निकालना, अच्छे आलू चुनना, आलू बर्तन से निकालना, सब्जी है तैयार करना, सब्जी छीलना, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। फिर दाएं में क्या आता है, हाथ बर्तन के किनारे रखना, हाथ से चाकू पकड़ना। ऐसे आ सकता है कि हाथ से चाकू पकड़ना कौन से हाथ का कार्य है, दाएं या बाएं। तो फिर है बर्तन को पकड़ना, हाथ से चाकू पकड़ना, सब्जी छौंकना, ये सारी चीज़ें दाएं हाथ में आती हैं। फिर देख लेते हैं अगला ऑपरेशन चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीमैन चार्ट देख लेते हैं। मल्टीमैन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है। यह ऐसी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त है जिसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संपन्न कर रहे हों उस कार्य को। इसमें वह प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो प्रोसेस चार्ट में उपयोग में लाए जाते हैं। या किसी विशिष्ट क्रियाओं हेतु बने प्रतीकों को खोजा जाता है। इसमें समय का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्य का विश्लेषण तुलनात्मक रूप में किया जाता है, विशेषकर रुकावट का, यानी कि रुकावट का अध्ययन हम विशेषकर करते हैं। अब देखिए थ्योरी में यही है, प्रश्न आ जाएगा कि किस चार्ट में रुकावट का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए स्पष्ट लिखा है, जबकि कुछ है नहीं, छोटा सा लिखा है नीचे कि इसमें विश्लेषण तुलनात्मक रूप में किया था। ये भी हो सकता है कि जो है तुलनात्मक विश्लेषण किस चार्ट में, तो ये भी होता है मल्टीमैन में। और रुकावट का अध्ययन तो ये भी मल्टीमैन में। तुलनात्मक और रुकावट अध्ययन हम मल्टीमैन चार्ट में करते हैं। फिर देखिए ये किसी कार्यों से था तो इसलिए लिख दिया था हमने कि जो भी मांसपेशियों की थकान है वो किससे नापी जाती है, तो वो अर्गोमीटर एक यंत्र होता है, उससे नापी जाती है। कार्य सरलीकरण का ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया है। फिर देख लेते हैं हमारा लास्ट है आज का पाथवे चार्ट, है ना। ये पाथवे चार्ट दिया किसने, तो सर्वप्रथम हम बता सकते हैं कि श्रीमती गिलबर्थ ने अपने साहित्य में स्पिन और धागे की विधि का उल्लेख किया। बाद में प्रयोगशाला में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसमें एक मकान का फ्लोर प्लान तख्ते पर बनाया गया, जिसमें धागे के द्वारा उन स्थानों पर पिनों को लगाया गया जहां से कार्यकर्ता मुड़ते हैं, और उस मार्ग को ही पाथवे का नाम दिया गया था। उस धागे को सही सहायता से माप लेते हैं, यानी कि जैसे आप समझ लिए अपने आप से कि पिन से धागे को लगा था, फिर जैसा जैसा चलती जा रही उतना उतना धागा लपेटता जाए, फिर धागे को खोलकर नाप लेते हैं। इस तरह से पता चल जाता है ना। तो चार्ट बनाया जाता है। एक तो मौलिक चार्ट, दूसरा संशोधित चार्ट। इसमें नपे हुए धागे को भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने पूरा नाप लिया, फिर उसके बाद जो बचा हुआ धागा उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि इतना कार्य करने के लिए इतने घंटे में जो भी कार्य करता है उसने कार्य किया तो कितने मीटर तक की वो चला, ठीक है ना। फिर जो है इसके बाद कल संडे है, तो कल आपको हमारा मॉडल पेपर पूरे संपूर्ण सिलेबस से मॉडल पेपर आपको जो है 2 बजे तक प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके बाद फिर अपना हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी हमारी होम मैनेजमेंट की थ्योरी क्लास। 1-2 थ्योरी क्लास हम और पढ़ा दे रहे हैं। फिर उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे उस अकॉर्डिंग या तो फिर हम प्रश्नों की टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज ही पढ़ाते रहेंगे, या फिर अगर आप कहेंगे तो हम अभी वैसे तो होम मैनेजमेंट का तो हम 2-3 टॉपिक और पढ़ाएंगे, भले आप लोगों को का ना मानो फिर भी, क्योंकि फिर हमको संतुष्टि नहीं। क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को हम करें तो कर देना भर, उसको पाठ देना भर ही नहीं है, हम उसको बेस को समझेंगे, जानेंगे। ज़बरदस्ती का किया गया कार्य इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, इसलिए हम धैर्य के साथ अपने सारे टॉपिक जो है होम मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट वाले थ्योरी क्लास में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।